नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है और आप इस हफ़्ते हफ़्ता इतवार दोनों दिन आप इसको देख रहे हैं, यानी 3 सितंबर और 4 सितंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल अदबी तक़रीबात इसमें हैं, मुशायरे हैं और आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे यकीनन इन तक़रीबात से। हमारी अदब की बहुत सी अहम शख़्सियात ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फ़रमाई है और बहुत से ऐसे जो नए लोग हैं, जो नया लिख रहे हैं, नौजवान हैं, उनको भी हमने शामिल किया है इसमें ताकि उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी हो और हम उनके फ़न से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही माशाल्लाह बड़ी कॉन्फ्रेंस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं भी इस कड़ी का एक हिस्सा हूँ और यूँ तो आमतौर पे मेरा तारुफ़ बहस-ए-शायरा किया जाता है, लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में अपना एक अफ़साना लेके हाज़िर हुई हूँ। ज़ाहिर है नस्ल-निगारी भी कभी-कभी हो जाती है, अफ़साने, कहानियाँ वग़ैरह। तो आप इस अफ़साने को एक सच्ची कहानी समझ सकते हैं क्योंकि इसके 2 जो अहम किरदार हैं, मेन किरदार हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं। तो आइए सुनते हैं और इस अफ़साना या कहानी का उन्वान है सज्जू। पेश-ए-ख़िदमत है सज्जू। इब्न सीना रोड, गली नंबर 4, जेकब लेन, सुनसान गली, सर्दी की एक दोपहर। मोहल्ले में सब घरों की खिड़कियां बंद थीं, लोग नींद के मजे ले रहे थे। सिर्फ 2 लोग गली में चलते-फिरते नजर आ रहे थे। कांधे पे पुराने अखबारों की बोरी लादे वो कुबड़ी बुढ़िया जो धीरे-धीरे चलते हुए नुक्कड़ पे डली अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी। और दूसरा दूसरा वो शैतानों का शैतान गली का बदनाम लड़का 13 साला सज्जू जो उछलता-कूदता इस बेचारी बुढ़िया को छेड़ता, तंग करता इसके पीछे-पीछे जा रहा था। वो लहक-लहक के गा रहा था, कुबड़ी आई कुबड़ी, बोरी लेके गिर पड़ी, कुबड़ी आई कुबड़ी, बोरी लेके गिर पड़ी। वो इसके इर्द-गिर्द नाच रहा था। पहले तो बुढ़िया सर झुकाए खामोशी से चलती रही, फिर अचानक उसे गुस्सा आ गया। इसकी सीटी जैसी तेज आवाज निकली और मुंह से गालियों का फव्वारा फूट पड़ा। वो सज्जू को मुंह भर भर के कोस रही थी और सज्जू सज्जू बेखैरती से हंस रहा था। उसे न जाने गालियां सुन के क्या मजा आ रहा था। वैसे भी दिन भर वो सौतेली माँ की गालियां ही तो खाता था। बाप रात भर प्रिंटिंग प्रेस में काम करता और दिन भर रात की नींद पूरी करता। इसे अपने इकलौते बेटे सज्जू का होश ही कहाँ था। इसे तो ये भी नहीं पता था कि सज्जू बाकायदगी से स्कूल जाता भी है या नहीं। सज्जू मोहल्ले भर का नापसंदीदा तरीन लड़का था। गली का कोई बच्चा इसके साथ नहीं खेलना चाहता था। और रही वो बुढ़िया जो कि बदसूरत नुक्कड़ पे एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी, वो भी सज्जू से सख्त नफरत करती थी। और क्यों ना करती भला, सज्जू ने इस बेचारी का निकलना बढ़ना जो हिसाब किया हुआ था। बस वो स्टार्ट के पर्दे वाली झोपड़ी में गली के इस नुक्कड़ पे बरसों से रह रही थी। कोई जानता नहीं था वो कहाँ से आई, कब आई और वो कौन थी। म्युनिसिपल कमेटी वालों ने भी रहम खा के इसे वहां से ना हटाया, बस रहने दिया। सज्जू के सिवा सभी बच्चे इस बुढ़िया से डरते थे, इसके करीब भी न फटकते। वो थी ही ऐसी, काली भुजंग, चेचक के दाग, मैले कुचैले कपड़े, कानों में पीतल के बड़े बड़े कोके जिसके वजन से उसके कान मुड़े हुए थे, खुरदुरे हाथ पांव, गंदे नाखून और सबसे ज्यादा डरावना इसके दाएं कांधे पे उभरा हुआ वो बदनुमा कुब जिसके सबब वो कुबड़ी कहलाती थी। यूं तो इस दुनिया में हर इंसान की कमर पे एक बदनुमा कुब उभरा हुआ है जो बज़ाहिर हमारी नज़रों से ओझल है, लेकिन हमारी ज़ात का हिस्सा बना हुआ है। और ये कुब है मुनाफ़क़त का, अदावत का, झूठी अना का, खुदपरस्ती का। ये कुब है झूठ का, फ़रेब का, लालच का और तमा का। हमें ये कुब नज़र नहीं आते। शख्सियत की ज़ाहिरी खूबसूरती ने हमारी बसारत पे पर्दा डाल दिया है। हम शख्सियत परस्ती का अज़ाब हैं। जैसे ज़माने जहालत में लोग बुत परस्ती के अज़ाब में मुब्तला थे।
ہماری ذات کی گہرائی میں پیوست ان بدنما قبوں نے ہماری روح کی خوبصورتی ہم سے چھین لی ہے. ہم تو بس اس کا بوجھ خوشی خوشی اپنے کندھوں پہ لیے پھر رہے ہیں. اس کبڑی بڑھیا نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا تھا. وہ تو بس دن بھر بوری میں ردی کاغذ چنتی پھرتی، گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے کبھی پرانے اخبار مانگ لیتی اور انہیں بیچ کے زندگی کا کاروبار چلاتی. اسے کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. پچھلی گلی میں ایک چھوٹا سا بازار تھا، وہ وہیں پر ایک تندور والا اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتا تھا. کبھی کبھار تندور والا اسے بیڑی بھی پینے کو دیتا. وہ بیڑی پر پی کر چبوترے پہ اونگ جاتی. کبھی بیمار پڑتی تو محلے والوں کو پتہ ہی چل جاتا اور کوئی نہ کوئی اس کا دوا دارو کا بندوبست کر دیتا. بظاہر اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کا اصل مسئلہ تو وہ بدماش سجو تھا، جو آتے جاتے سے دیکھ کے لہکتا گاتا کبڑی آئی کبڑی بوری لے کے گر پڑے. کبھی کبھار اس کی طرف سیب کی گٹھلی یا کیلے کا چھلکا اچھال دیتا اور گلی میں کبڑی کی گالیاں گونجنے لگتی. ایک دن تو عذب ہی ہو گیا. شب برات کی 27ویں تاریخ تھی. شام ڈھلنے کے ساتھ گلی کی رونق بڑھ گئی. محلے کے بچوں کا پروگرام آج مل جل کر پھجڑیاں اور انار چھوڑنے کا تھا. گھروں سے حلوہ بھننے کی سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی. عجیب سی رونق تھی. سجو بھلا کیسے رکتا؟ ماں سے مچلا، پیسے دو انار لوں گا. سوتیلی ماں نے گلا پھاڑ کر ڈانٹا، روز لوگوں کے سر پھوڑتا پھرتا ہے، آج انار کس کے سر پہ پھوڑے گا؟ چل دفعہ ہو، کوئی پیسے نہیں ملیں گے. وہ حلوے کی کڑائی میں زور زور سے چمچہ ہلاتے ہوئے گرجی، تو تھوڑا سا حلوہ دے دو نا. مزیدار سے خوشبو پہ سجو مچل اٹھا. کمبا نیت خوار. اس نے چمچہ تیزی سے کھینچ کے اس پہ مارا. گرم گرم چمچہ سجو کی کمر پہ لگا اور صحن کے کونے میں وہ دبک گیا. ماں بڑبڑاتی رہ گئی. تھوڑی دیر بعد سجو جھجکتے ہوئے باپ کے کمرے میں جھانکا، جو رات بھر کا جاگا خراٹے لے کر سو رہا تھا. جاگ بھی رہا ہوتا تو کون سا سجو کو چمکارتا نہارتا، کان پکڑ کے دو چار دھپی لگا دیتا. سوتیلی ماں کی شکایتوں پہ بھی تو وہ اکثر اس کو مارا کرتا تھا. سجو مایوس ہو کے باہر نکل گیا. گلی کے بچے تھوڑا اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہے تھے. لڑکیوں والیوں نے گھر سے باہر منڈیروں پہ ننھے ننھے چراغ جلانے شروع کر دیے. متوسط طبقے کا یہ محلہ جگمگا اٹھا. فضا خوش رنگ سی ہو گئی. بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، نہ ہی ان پہ کوئی ٹیکس عائد ہوتا ہے. وہ امیر غریب دونوں کے گھروں میں بنا دروازہ کھٹکھٹائے بلا جھجک چلی آتی ہیں کہ آؤ ہمیں مناؤ. اس شام کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا. تھالیوں میں رنگ برنگے حلوے سجے محلے میں بٹنے شروع ہو گئے. آج تو کبڑی کے بھی مزے تھے. تقریباً ہر گھر سے اسے حلوہ گیا. سجو منہ سجائے روٹھا ہوا اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا. گلی میں بچے آتش بازی کی ساری تیاری مکمل کر چکے تھے. بڑوں کی نگرانی میں یہ انتظام ہو رہا تھا اور چھوٹے بچوں کو اناروں سے دور رکھا گیا تھا. پھلجھڑیاں چٹکنے لگیں. چٹ چٹ روشنی کے پھول بنتے گئے. ننھے ننھے معصوم چہرے کھل اٹھے. روشنی کا رقص شروع ہو گیا. ننھے ننھے راکٹوں کی طرح آسمان کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے انار بہت خوبصورت لگ رہے تھے. سجو منہ کھولے ناچتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا. روشنی کا رقص جس میں وہ شامل نہیں تھا، جس کا وہ حصہ بھی نہیں تھا. بچے جوش میں تالیاں بجا رہے تھے. یکایک سجو کی نظر کبڑی کی جھوپڑی کی طرف پڑی. دو آنکھیں ٹاٹ کے پردے کی اوٹ سے جھانک رہی تھیں. وہ بڑی محویت سے رنگین روشنی کا تماشا دیکھ رہی تھیں. نہ جانے اچانک سجو کو کیا ہوا، بھاگ کر ایک جلتا ہوا انار اٹھایا اور ٹاٹ کے پردے کی طرف اچھال دیا. پردہ شولوں کے ساتھ بھک ہو گیا. دردناک چیخیں فضا میں ابھری اور ڈوب گئیں. کچھ لوگ جلتے ہوئے پردے کی طرف دوڑے تو کچھ سجو کے پیچھے، مگر وہ تو رفو چکر ہو چکا تھا. محلے والے سجو کے باپ پہ چڑھ دوڑے. بڑا واویلا مچا. سجو کے باپ
सज्जू का बाप सबसे माफी ही मांगता रह गया और इस वादे पे बात टली कि अब सज्जू इस मोहल्ले में नहीं रहेगा, चाहे कहीं भी जाए, मगर इस गली के अतराफ में नजर ना आए। बस बहुत हो गया। कुबड़ी के दोनों हाथ झुलस चुके थे क्योंकि उसने अपना चेहरा बचाने की कोशिश में इसे हाथों से ढांक लिया था। ये भी अजीब बात है, हादसे की सूरत में हर इंसान सबसे पहले अपना चेहरा बचाने की कोशिश करता है। आखिर क्यों? ना जाने क्यों। चाहे उसका चेहरा कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, मेरे ख्याल ये है कि वो शायद इसलिए ऐसा करता है कि चेहरा कुदरत की तरफ से अता करदा इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। अगर ऐसा ना होता तो हर चेहरा एक दूसरे से मुख्तलिफ ना होता, तस्वीर का तो शायद रिवाज ही ना होता और ना ही शिनाख्ती कार्ड की ज़रूरत। मुख्तलिफ खित्तों, मुख्तलिफ नस्लों, फ़िरकों के लोग एक शक्ल के होते, बड़ी गड़बड़ हो जाती। चेहरा दरअसल शिनाख्त है, इंसान की अपनी वाही शिनाख्त। कुबड़ी बहुत तकलीफ में थी। मोहल्ले वाले इसको करीब की डिस्पेंसरी में ले गए, मरहम पट्टी करवाई और मोहल्ले की धोबन नस्तरन ने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। झोपड़ी के दरवाजे पे एक पुरानी चादर भी लाकर टांग दी गई। कुबड़ी के कराने की आवाज रात भर गूंजती रही और नस्तरन डरती रही कि शब बारात कहीं कुबड़ी के नाम का पत्ता ही ना झड़ जाए। दूसरी सुबह वो बेहतर थी। नसरन अपने घर से दूध गर्म करके लाई और उसे पिलाया। सज्जू का दूर दूर पता न था। उसका बाप सहन में पड़ी चरपाई पे सर झुकाए बैठा था, शर्मिंदा, नादिम और गुनाहगार सा। एक अंडा, वो भी गंदा। वो बुड़बुड़ाया, जने कहाँ दफन हो गया, आए तो छोड़ूंगा नहीं। वो बहुत गुस्से में था। कल रात का कल रात को अपने काम पे भी नहीं गया था। दोपहर ढल रही थी, शाम हो गई। 7 बजे सहन का दरवाजा आहिस्ता से खुला। सज्जू डरते डरते दबे पांव घर में दाखिल हुआ। उस शाम मोहल्ले वालों ने सज्जू के घर से उसकी दर्दनाक चीखें सुनी, थप्पड़ों की गूंज में, कोसने और गालियों के साथ। कमबख्त, मर जा, मेरा जीना दूभर किया हुआ है। अच्छा होता तो जो तू भी इस नेक बख्त के साथ मर जाता। वो अजाब छोड़ गई मेरे लिए, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तेरी वजह से मैं हर जगह शर्मिंदा हूँ। बाप के सीने में दबा हुआ आतिश फिशा फूट रहा था। माफ कर दो अब्बा, माफ कर दो, अब नहीं करूंगा। सज्जू बिलक बिलक कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और पूरी तरह पिटता रहा। आवारा, ना हिंजान, न पढ़ने का, न लिखने का, गंदा अंडा, दफा हो जाए यहाँ से। इस घर से तेरा दाना पानी उठ चुका है। बस करें सज्जू के अब्बा, क्या मार ही देंगे? अभी ऐसा हरगिज नहीं करेगा। सौतेली माँ का भी दिल पिघल गया। वो तड़प गई, मिमियाई हुई आवाज में शौहर की खुशामद करती रही। नहीं, ये अब यहाँ नहीं रह सकता। उतार ये कपड़े, तू किसी चीज के काबिल नहीं। दरवाजा धड़ से खुला और ढलती शाम की खुनकी में सहमे हुए सज्जू को सिर्फ एक नीली नहकर में दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। गली में सन्नाटा छाया हुआ था, गोया यहाँ कोई जी नफस ना रहता हो। सिर्फ सज्जू की सिसकियों की आवाज फजा के सीने पे शुगाब डाल रही थी। वो अपने घर की दीवार पे मुंह टेके बस रोए चला जा रहा था। जिंदगी में पहली बार वो अपनी गलतियों पे शर्मिंदा था। क्या वाकई अब्बा चाहते हैं मैं मर जाऊं? वो सिसका। अनार ही तो फोड़ा था, इस पर इतना मारा। बस एक अनार ही तो फोड़ा था। इसके जहन में झमाका सा हुआ। इसने बेसाख्ता पलट के कुबड़ी की झोपड़ी की तरफ देखा। टाट की पर्दे की जगह एक पुरानी चादर लटक रही थी। सज्जू का दिल डूबने लगा। तू तू क्या? वो डरता डरता ख्यालों में गुम हो गया। किसी ख्याल से फिर आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ी की तरफ रेंग कर चलता गया। गली सुनसान थी और सब मकानों की खिड़कियां बंद थी। सज्जू, जो इस गली का राजा था, आज मुजरिम की तरह सहमा हुआ सर झुकाए चल रहा था। वो झोपड़ी के पास पहुंचा। तो क्या कुबड़ी मर गई? इसका दिल डर सा गया। इसने आहिस्ता से पर्दा उठाया। कुबड़ी करवट लिए लेटी थी, हाथों पे सफेद पट्टियां बंधी थीं। झोपड़ी अंदर से गर्म थी,
सज्जू झिझकता हुआ अंदर दाखिल हो गया। फिर न जाने से अचानक क्या हुआ, चरपाई की पायंती पर सर रख के वो फूट फूट कर रोने लगा। वो बुरी तरह रो रहा था। माफ कर दो कुबड़ी माँ, माफ कर दो, अब कभी तंग नहीं करूंगा, कभी नहीं। वो बिलखता रहा। कुबड़ी उठकर बैठ गई और हैरत से उसे तकने लगी। सज्जू सहमी सहमी नजरों से उसे देख रहा था। कुबड़ी माँ माफ कर दो, इसने दोनों हाथ बदसूरत कुबड़ी के आगे जोड़ दिए। आ, इधर आ। कुबड़ी की कर्क आवाज इस वक्त बहुत नहीफ और नरम थी। सज्जू डरा डरा उसके करीब खिसक आया। तुझे सर्दी लगी है? कुबड़ी ने इसके नंगे जिस्म की तरफ इशारा किया। हाँ, सज्जू ने सर हिलाया। चल, ये चादर ओढ़ ले। कुबड़ी ने पायंती पे रखी हुई चादर उसकी की तरफ इशारा किया। सज्जू ने अपने नंगे बदन से चादर लपेट ली। तू भूखा है? फिर सवाल किया गया। माफी के बारे में तो कुबड़ी ने कुछ कहा ही नहीं। सज्जू ने परेशान सा होकर सोचा। भूखा है? कुबड़ी ने फिर सवाल किया। सज्जू ने तेजी से हाँ में सर हिला दिया। देख, वो सामने अखबार से ढकी प्लेट ला। सज्जू ने अखबार हटाया। प्लेट में सूजी का पिस्ते बादाम वाला हलवा सजा था। सज्जू की आंखें उसकी भूख की तरह चमक उठे। तुझे हलवा पसंद है ना? कुबड़ी ने सरगोशी में पूछा। हाँ, मासूम सा जवाब मिला। तो आ बेटा, जल्दी से हलवा खा ले। कुबड़ी की आवाज हलवे से ज्यादा मीठी थी। बहुत शुक्रिया।